प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आज आखिरी टॉपिक। उसमें हमने सेल पढ़े, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, उनका किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, न्यूमेरिकल सब कुछ पढ़ा। लास्ट में हम बैटरी पर आ गए थे, प्राथमिक द्वितीयक दोनों प्रकार के सेल या बैटरी पढ़ी। लास्ट क्लास में हमने ईंधन सेल के बारे में पढ़ा और अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और वो जो आखिरी टॉपिक है वो है संचारण। संचारण या कॉरिजन किसे कहेंगे? संचारण क्या मतलब होता है संचारण का? देखिएगा क्या कहते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपके पास कोई धातु की सतह हो तो ये धातु की सतह पर धातु होगी। आपको पता है धातु क्रियाशील होती है जनरली। तो ये धातु क्या करती है, जब आप इस धातु को खुला छोड़ देते हो तो ये धातु क्या करती है, हमारा जो वातावरण है उसमें जो गैस होती है उन गैसों के साथ ऑक्सीजन, CO2, SO2, HCl आदि बहुत सारी गैसें, इन गैसों के साथ इसके अलावा जो नमी होती है उस नमी के साथ ये धातुएं क्या करती हैं, बहुत धीरे धीरे क्रिया कर लेती हैं और क्रिया करके अपना यौगिक बना लेती हैं। यौगिक बनाने के बाद यहां से हटती रहती है। धातु वातावरण में उपस्थित गैसों और नमी के साथ धीरे धीरे क्रिया करके अपना यौगिक बनाती रहती है। यौगिक बनाने की ये जो क्रिया है, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। संचारण जो होता है ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है या धीमा प्रक्रम होता है। तो बहुत आसानी से इसे परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषा बना सकते हैं? परिभाषा बना सकते हैं कि धातुएं वातावरण में उपस्थित विभिन्न गैसों के साथ, इसके अलावा नमी के साथ धीमे धीमे क्रिया करके अपने यौगिकों का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? धातुओं का संचारण कहा जाता है। क्या इस संचारण के कुछ उदाहरण हो सकते हैं? बिल्कुल, संचारण के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास धातु जो है ये लोहा हो, अगर मेरे पास लोहा है तो बताइए अगर इस लोहे को खुला छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे आज आपने लोहे को खुला छोड़ा, कल ही देखोगे तो क्या कल उसके ऊपर कुछ होगा? कल कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसे हम थोड़े दिनों के लिए खुला छोड़ दें, 1 सप्ताह 15 दिन के लिए, तो ये जो लोहा है, ये लोहा क्या करता है? वातावरण के साथ क्रिया कर लेता है, लोहे का यौगिक बन जाता है और इस लोहे के यौगिक को हम क्या कहते थे? जंग या रस्ट कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जंग लगना किसका उदाहरण है? संचारण का उदाहरण है। इसके अलावा अगर आपके पास में तांबा हो, कॉपर आपके पास में हो, तो इस कॉपर को जब हम रख देते हैं, काम में नहीं लेते हैं, उसे मांजते धोते नहीं है, साफ नहीं करें, तो ये कॉपर भी वातावरण के साथ क्रिया करता है, नमी के साथ, गैसों के साथ क्रिया करता है। और आपको याद है कॉपर जो है वो सतह पर हल्का हल्का क्या होने लग जाता है? हरा होने लग जाता है, हरी हरी परत जमा हो जाती है तांबे के ऊपर। कोई लोटा आपके पास में उस पर देख सकते हो। इसके अलावा जो वायर होती है ना तांबे वाली, उन वायरों के ऊपर जब हम जोड़ लगा देते हैं और उसे खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर टेपिंग नहीं करते, तो आप देखेंगे कुछ महीनों बाद वो हरे रंग का हो जाता है। तो वो जो हरा हो गया है इसका मतलब वहां कोई यौगिक जमा हो गया है और वो जो यौगिक जमा हुआ है उसी को ही हम क्या कहेंगे? संचारण कहेंगे। अगर बेशक आपके पास चांदी ही क्यों ना हो, चांदी, अगर आपके पास बिल्कुल नई चांदी का कोई आभूषण है, नई चांदी का कोई बर्तन है, तो आप देखिएगा वो एकदम चमकदार होगा। लेकिन उसी चांदी को अगर रख दिया जाए तो वो चांदी की क्या करती है? वातावरण के साथ क्रिया करती है और कई महीनों बाद आप देखोगे तो यही चांदी आपको मलिन दिखाई देती है, गंदी दिखाई देती है। अब वो जो गंदी दिखाई दे रही है इसका मतलब उसके ऊपर चांदी का कोई ना कोई यौगिक जमा हो गया है। तो चांदी का मलिन दिखाई देना, तांबे के ऊपर हरी परत का जम जाना, लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग बन जाना, भूरे रंग की जंग बन जाना, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? संचारण के उदाहरण होते हैं। अब इन संचारण के उदाहरणों में से भी हमें केवल एक जो उदाहरण है वो डिस्कस करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो एक ही है, और वो कौन सा है? लोहे पर जंग लगना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संचारण में, वो टॉपिक है लोहे पर जंग लगना।
संक्षारण में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग किस तरीके से लगता है? तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि लोहे पर जो जंग लगना है ना, ये एक वैद्युत रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? वैद्युत रासायनिक क्रिया है। यहां पर एक छोटा सा सेल बनता है। इट मीन्स ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है और इसकी सहायता से हम लोहे पर जंग लगना समझा सकते हैं। किस तरीके से जंग लगता है तो ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस मन लगा करके सुनेंगे। देखिएगा, अगर आपके पास ये लोहे की सतह है, ठीक है, लोहे की सतह है, लोहे पर जंग कब तक नहीं लगेगी और कब लगेगी आप समझोगे। देखिएगा किस तरीके से, जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर H2O आएगा ऊपर से, और आपको पता है बारिश का जो पानी होता है क्या वो उदासीन होता है? नहीं। बारिश के पानी की pH 7 से कम होती है, याद रखना। उदासीन नहीं होता। हम सोचते होंगे बारिश का पानी तो उदासीन होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण सुनिए। जब बारिश होती है ऊपर से H2O आएगा तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें CO2 गैस भी होती है। ये CO2 गैस उस H2O के साथ रिएक्शन कर लेती है जिससे H2CO3 बन जाता है। तो बारिश का जो पानी आ रहा है उस बारिश के पानी के अंदर H2CO3 को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो ये कार्बोनिक अम्ल आता है। हालांकि कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल है जिस कारण से ये वियोजित हो जाता है, और वियोजित होकर के ये H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन बना के रखता है। तो जो आपका बारिश का पानी है उसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, और इन H पॉजिटिव आयनों के कारण से ही इसका जो pH है वो 7 से कम होता है। अब ये जो वर्षा या बारिश का पानी है उसका pH 7 से कम है, उस क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन है। जब यही पानी यहाँ इस आयरन के कांटेक्ट में आएगा, इस आयरन के कांटेक्ट में आएगा, तो ये पानी जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर आते ही देखो यहाँ पर क्या आ गया? H पॉजिटिव आयन आ गया। अब जैसे यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आया यहाँ से वर्षा के जल से, तो थोड़ा सब तुम्हें याद आ जाना चाहिए। क्या याद आ जाना चाहिए? याद आ जाना चाहिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी। उस श्रेणी में देखो हाइड्रोजन होता था जिसका विभव 0 होता था, उससे नीचे आयरन होता था जिसका माइनस में 0.76 होता था, ऊपर कॉपर होता था प्लस में 0.34 होता था। और फिर हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग तुम्हें समझाए हैं। उन उपयोगों में बताया है कि जो नीचे वाला होता था वो क्या बनता है? एनोड, और ऊपर वाला क्या बनता है? कैथोड। तो जैसे ही इसके पास में H पॉजिटिव आता है, आते ही Fe कहता है, क्या कहता है कि यार H पॉजिटिव आ गया, अब तो मैं क्या बनूंगा? एनोड बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव कम है या मेरा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा है, इसलिए मैं तो अपने आप को ऑक्सीकृत करूंगा और मैं तो इस हाइड्रोजन को अपचयित करूंगा। मजबूर है ये Fe। H पॉजिटिव आते ही ये अपनी औकात दिखाने लगेगा, और औकात दिखाने लगेगा तो यहाँ से Fe क्या बनेगा? Fe यहाँ से एनोड बनेगा। तो फिर यहाँ एनोड बन जाएगा Fe, और एनोड पर क्या क्रिया हो जाएगी? जो यहाँ का Fe बना, यहाँ का जो Fe प्रेजेंट है पहले से, तो ये Fe क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Fe पॉजिटिव 2 आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। H पॉजिटिव आयन को देखते ही ये Fe किस में कन्वर्ट होगा? Fe पॉजिटिव 2 में एनोड बनेगा। अगर H पॉजिटिव नहीं आता तब तक H पॉजिटिव नहीं आएगा, जब तक ये Fe पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी और लोहे पर जंग नहीं लगेगी। Fe जो था वो Fe यहाँ पर जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया किसमें कन्वर्ट हो गया है? ये Fe बदल गया है Fe पॉजिटिव 2 में, और क्या छोड़ दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये पूरी की पूरी धातु है और धातु में तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन गति करके आ जाएंगे यहाँ किसी निकटवर्ती दूसरी सतह पर। दूसरी सतह पर कहाँ आ जाएंगे? याद रखना है
क्या याद रखना है बेटा? बेटा याद रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैथ जो है ये कम समझ में आती है इसलिए डब्ल्यू, तो ये आपका हो जाएगा PCW। इस P का मतलब होता है पिग आयरन, C का मतलब होता है कास्ट आयरन और W का मतलब होता है रोट आयरन। रोट आयरन आपको याद है, नई बहू जब आती है तो नई बहू कहां पर बिठाते हैं? पीढ़ा पर बिठाते हैं, पीढ़ा पे, ठीक है ना। कहाँ बिठाते हैं? पीढ़ा पे, पीढ़ा, पीढ़ा पर या पीढ़ा पे, ठीक है। देखिए ये जो आपके पास में है पहला वाला, ये होता है पिग आयरन, पिग लोहा इसे हम कहते हैं, पिग लोहा। इसमें लगभग 4% अशुद्धि होती है, कार्बन की, फास्फोरस की, सल्फर की, SI की, Mn की आदि। फिर ढा का मतलब होता है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। ढलवे लोहे में 3% अशुद्धि होती है, कार्बन आदि। फिर आता है पिटवा लोहा, पीढ़ा पे पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में लगभग 0.2 से 0.5% अशुद्धि होती है, कार्बन। तो जो आपके पास लोहा है ना, इस लोहे में बेटा कार्बन की अशुद्धि होती है। तो निकटवर्ती जहां भी कार्बन का कण होगा, कार्बन की अशुद्धि होगी ना, वही क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। वही अपने आप अशुद्धि है लोहे में कार्बन की, वो क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा, ठीक है। तो पीढ़ा पर बिठाना है तो वहां से याद रखना है पिग आयरन, पिग लोहा मतलब कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। इसमें 4% अशुद्धि, उसमें 3, उसमें 2 से 5। धातु कर्म वाली पार्ट में ऐसे चीजें पढ़ेंगे, बात की बात है। बस इतना याद रखना है कि इसमें अशुद्धि है कार्बन की, जहां कार्बन की अशुद्धि है वो क्या बन जाता है? कैथोड बन जाता है। अब जैसे ही कैथोड बना, कैथोड पर क्या क्रिया होने लग जाती है? देखिएगा यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन चल करके आ गए कैथोड पर। कैथोड पर अपचयन होगा तो ये H पॉजिटिव चल के आ गया। और क्या होता है? और ये जो तुम्हारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन गैस को भी पकड़ लिया जाता है। तो कैथोड पर क्या क्रिया होती है? यहां से कौन आ गया? यहां से आगे H पॉजिटिव आए, वायुमंडल से किसको पकड़ा है? O2 को, और यहां से गति करके आगे इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसे संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए हम कहेंगे 2 Fe पॉजिटिव 2, और कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन O2 और 4 H पॉजिटिव आयन ये लेगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे और 2 जल बन जाएगा। इस तरीके से देखिएगा ऑक्सीकरण किसका हुआ है? Fe का Fe पॉजिटिव 2 में, और अपचयन किसका हुआ है? अपचयन यहां से देखिएगा किसका हो गया है? हाइड्रोजन के आयनों का अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन आयनों का अपचयन नहीं कहेंगे, बल्कि अपचयन किसको कहना पड़ेगा? ऑक्सीजन का कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि ये 4 H पॉजिटिव तो ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पर जो O2 है, ये O2 इन चारों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के ये O नेगेटिव 2 और ये O नेगेटिव 2 बनेगी, जिससे ये जल बन जाएगा और ये जल बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो किसने लिए हैं? O2 ने लिए हैं। इसलिए अपचयन आपको हाइड्रोजन को ना कह करके किसका कहना है? ऑक्सीजन का अपचयन हो जाएगा, जिससे यहाँ जल बन जाएगा। वो क्रिया एनोड पर होगी, ये कैथोड पर होने लग जाए। अब क्या होगा? अब सुनना और समझना है। अब होगा ये कि यहां से जो Fe पॉजिटिव 2 बना है, ये Fe पॉजिटिव 2 फिर बदल जाता है Fe पॉजिटिव 3 में। अगेन वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फिर ये जो Fe पॉजिटिव 3 बना, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बदल जाता है Fe2O3 में। और ये जो Fe2O3 बनता है, ये इस जल को अवशोषित कर लेता है, जिससे Fe2O3.XH2O अर्थात क्या बन जाता है? बन जाता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। और ये जो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बन गया है, ये वाला, यही भूरे रंग का होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। यही जंग। इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सेल बन जाता है, जिसमें एनोड Fe बनता है, जिस पर ये क्रिया होती है। कैथोड वो कार्बन बना है, जिसमें ऑक्सीजन का अपचयन होकर के जल बनता है। फिर Fe पॉजिटिव 2 Fe पॉजिटिव 3 में बदलता है। वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसमें परिवर्तित होता है? हालांकि इनकी भी क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपके एनोड कैथोड की क्रिया याद रखने की जरूरत
जरूरत है। Fe+3 किसमें कन्वर्ट होता है? आयरन ऑक्साइड में, जो कि जल को अवशोषित करके जलयोजित हो जाता है। और ये जो जलयोजित हो गया है आयरन ऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो जब तक इस आयरन के संपर्क में, लोहे के संपर्क में H पॉजिटिव आयन नहीं आएगा, तब तक क्या नहीं होगा? रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तब तक इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। अब सुनिए, अगर मान लीजिए आपके पास में लोहा हो, इस लोहे को अगर आप अम्ल में भी डालो और इसको क्षार में डालो, तो बताइएगा जंग कहाँ जल्दी लगेगा? तो याद रखना है, अम्ल के अंदर क्या होगा? H पॉजिटिव आयन, जबकि क्षार में क्या होंगे? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन हो तो उनके साथ रिएक्शन नहीं होगी। H पॉजिटिव आयन देखते हैं क्या होगा? रिएक्शन होने लग जाएगी। तो अम्लीय विलयन के अंदर लोहे पर जंग जल्दी लगेगा। अम्लीय विलयन की pH कितनी होती है? pH 7 पर तो उदासीन होता है, 7 से कम pH हो गई है तो अम्ल, और 7 से ज्यादा हो गई है तो क्षार। अगर pH 9, 10, 11, 12, 9, 10 pH अगर रहे 7 से ज्यादा, तो इसमें जंग नहीं लगती है, याद रखना है आपको। तो pH को बढ़ा दिया जाए तो जंग नहीं लगेगी। pH को घटा दिया जाए तो pH को घटाएंगे। pH घटने का मतलब है H पॉजिटिव आयन बढ़ा दिए, तो उतनी ही जल्दी क्या लगेगी? जंग लगेगी। ऐसा भी तुम्हें याद रखना। ये हो गया है लोहे पर जंग लगना। संक्षारण का उदाहरण, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। अगर एग्जाम में आ जाए तो इतनी सारी चीजें लिखने के बाद आपको ऐसा ये डायग्राम बना के जरूर आना है। जब तक ये नहीं बनाओगे इस तरीके का फोटो, तब तक आपको हो सकता है नंबर काट ले, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने थ्योरी में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन ये फोटो ऐसा तुमने छाप दिया है, एनोड कैथोड लिख कर लिख दिया और ऐसा फोटो तुमने बना दिया है, इसका मतलब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर लोहे पर ये जंग लग गया है, इस जंग को रोका कैसे जाए, जंग लगने से बचाया कैसे जाए, ठीक है ना। तो अब है जंग लगने से बचाव। किस तरीके से बचाएं? तो देखिएगा, जंग लगना अगर रोकना है तो किसको रोक दीजिए? दो चीजों को रोक दीजिए कि एक तो H पॉजिटिव इस लोहे के संपर्क में नहीं आए और एक ये ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आए, बस जंग लगेगा ही नहीं। किस किस को रोक दे? इन दोनों को रोक दो। रोकेंगे कैसे? तो देखिएगा, या तो आप क्या कर दो, इसकी ये जो ऊपरी सतह है इसको चिकना कर दो। चिकना कर दोगे तो जल इसके संपर्क में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो क्या कर दीजिए? सतह को चिकना कर दीजिए, सतह के ऊपर तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है ना। तो पानी और ऑक्सीजन उसके संपर्क में नहीं आएंगे, जिस कारण से इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। दूसरा जो तरीका है चिकना करने के अलावा, वो है बलिदानी सुरक्षा। इसे समझना है, बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा क्या होती है? देखो, हमने पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा है कि हाइड्रोजन का विभव 0, जिंक का कितना होता है? माइनस का 0.76, Fe का कितना होता है? लगभग माइनस का 0.44 के लगभग होता है। कॉपर का होता है प्लस का 0.34। अब मुझे बताइएगा, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील ये, इससे ज्यादा क्रियाशील ये। अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन उपस्थित है, यहाँ लोहा भी उपस्थित है, और अगर आपने इसकी सतह पर जिंक की लेप लगा दी, जिंक का यहाँ पर लेपन कर दिया, यहाँ जिंक आपने अगर लगा दिया, जिंक, अब बताइए जिंक भी लगा दोगे तो अब तीन चीज हो गई, हाइड्रोजन हो गया, Fe हो गया और जिंक हो गया। हाइड्रोजन जो है, क्योंकि ये सबसे ऊपर, और ऊपर वाला क्या बनता है? ऊपर वाला बनता है कैथोड। तो आपको पता है हाइड्रोजन तो कैथोड बनने वाला है, हाइड्रोजन का तपचयन होने वाला है, समझने के लिए कह सकते हैं। तो फिर बताइए एनोड कौन बनेगा? एनोड नीचे वाला बनेगा। अब इनमें भी ज्यादा नीचे कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है, Fe ऊपर आ रहा है, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है। अगर आपने ज्यादा क्रियाशील धातु अगर लगा दी लोहे पर जिंक जैसे, तो जिंक जो है, ये जिंक क्या करता है? ये जिंक Fe को कहता है नहीं भाई तू नहीं, मैं क्या बनूंगा? एनोड बनूंगा। तो यहाँ पर Fe की बजाय जिंक जो है वो एनोड बनने लग जाता है, Fe को रहने देता है। अर्थात बलिदानी सुरक्षा। क्या करेंगे? लोहा जो है, उस लोहे के ऊपर लोहे से भी ज्यादा क्रियाशील जो धातु है उसकी लेप लगा दीजिएगा, और उसका लेप लगा दोगे तो वो खुद को खत्म कर लेगा,
खुद आयनों के रूप में आकर के खुद के ऊपर जंग लग जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, लोहे को खत्म होने से बचा लेता है। इसे हम कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या है, आजकल जो है वो एंटी रस्ट सॉल्यूशन आते हैं, जंग रोधी विलयन आते हैं। उन जंग रोधी विलयनों को या जो जंग रोधी पेंट होते हैं, उन जंग रोधी पेंट को लेकर के लोहे के ऊपर कर दीजिए, उनकी स्तर या उनके लेयर लगा दीजिए जंग रोधी विलयनों का, जिस कारण से उसके ऊपर जंग नहीं लगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट तरीका है, एक और तरीका है बचाने का, और वो जो तरीका है उसे हम कहते हैं विद्युत या कैथोड सुरक्षा। विद्युत या कैथोड सुरक्षा। अगर मान लीजिए कहीं भूमिगत लोहे के पाइप दबे हुए हैं, तो इतने सारे पाइप के ऊपर तो जिंक का लेपन पेंट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, ये जो लोहे का पाइप है ना, इस लोहे के पाइप से वायर के द्वारा एक जिंक का मैग्नीशियम का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है। जिंक मैग्नीशियम का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। अब उससे क्या होगा, उससे होगा ये जो पाइप है ये लोहे का है और आपने अधिक क्रियाशील धातु को उससे जोड़ दिया, उसका टुकड़ा आपने जोड़ दिया है। अब देखिएगा, बताइएगा एनोड कौन बनेगा, तो ये जो अधिक क्रियाशील धातु है ये बोलेगी भाई एफी तू रहने दे, तेरी बजाय मैं क्या बनूंगा, मैं एनोड बनूंगा। तो ये जिंक क्या बनता है, एनोड, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन गति करके आ जाते हैं, दूसरा कोई क्या बन जाता है, कैथोड, रासायनिक क्रिया होने लग जाती है। यहाँ से जिंक जो है आयन बन करके उड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते रहेगा, खत्म होता जाएगा और आपका जो लोहा है ये लोहा बचा हुआ रह जाएगा। इसको कहा जाता है विद्युत या कैथोड सुरक्षा। बलिदानी और कैथोड सुरक्षा लगभग एक जैसी है, बस बलिदानी सुरक्षा में अधिक क्रियाशील धातु की परत लगा देते हैं, जबकि कैथोडिक सुरक्षा में क्या किया जाता है, अधिक क्रियाशील जो धातु है उसका टुकड़ा तार के द्वारा उस ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया जाता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करके एनोड बन जाती है, लोहे को बचा लेती है। ठीक है। तीसरा तरीका जो मैंने चौथा बता ही दिया आपको, एंटी रस्ट सोल्यूशन, जंग रोधी जो पदार्थ होते हैं उनका लेप लगा दीजिए। और पहला तरीका बता ही दिया कि सतह जो है सतह को चिकना कर दो, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, पेंट लगा दो, ताकि उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन और पॉजिटिव आयन आए ही नहीं। इस तरीके से ये हो गया है लोहे पर जंग लगना, जंग लगने से बचाव। इसके साथ ही ये जो चैप्टर है विद्युत रसायन वाला ये फिनिश हो गया।